arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर श्वेता पांडे। डलहौजी के सुधार एवं साम्राज्यवादी नीति। लॉर्ड डलहौजी जनवरी 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। वह घोर साम्राज्यवादी तथा अग्रगामी नीति का समर्थक था। उसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना करना। दूसरा, कंपनी के राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करना। तीसरा, इंग्लैंड के आर्थिक हितों की रक्षा करना। डलहौजी के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य में अत्यंत वृद्धि हुई। डलहौजी का मानना था कि देशी राजाओं एवं नवाबों के भ्रष्ट तथा अत्याचारी प्रशासन की अपेक्षा अंग्रेजों का शासन अच्छा है। देशी राज्यों के अस्तित्व को समाप्त करके वह भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना करना चाहता था। डलहौजी के समय में कंपनी के राज्य की सीमाएं पश्चिम तथा पूर्व से असुरक्षित थी। वह चाहता था कि यह सीमाएं पूर्णतया सुरक्षित हो। इसके लिए उसने साम्राज्यवादी नीति अपनाकर अपने शत्रु राज्यों को समाप्त कर देने का निश्चय किया। लॉर्ड डलहौजी के सुधार। डलहौजी के सुधारों का उद्देश्य अंग्रेजी हितों की वृद्धि तथा शक्ति का केंद्रीकरण करना था, तथापि उससे साधारण जनता को भी पर्याप्त लाभ हुआ। पहला, डलहौजी द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार। डलहौजी ने प्रशासन का केंद्रीकरण किया। वह समस्त सत्ता गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रित करना चाहता था। प्रशासन के क्षेत्र में उसने इस प्रकार सुधार कार्य किए। पहला, नॉन रेगुलेशन प्रणाली। डलहौजी ने 9 विजित प्रदेशों की प्रशासन व्यवस्था के लिए नॉन रेगुलेशन प्रणाली को अपनाया। 9 विजित क्षेत्रों पंजाब, अवध, बर्मा तथा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था का कार्य चीफ कमिश्नर को दे दिया गया। ये चीफ कमिश्नर प्रशासन, भू राजस्व, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी थे तथा अपने कार्य के लिए गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरा, बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति। बंगाल एक बड़ा प्रांत था। भारत में कंपनी के साम्राज्य में विस्तार हो जाने के कारण गवर्नर जनरल अत्यंत व्यस्त हो गया। अतः डलहौजी ने बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की। तीसरा, झीलों का निर्माण। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से डलहौजी ने प्रांतों में नए झीलों का निर्माण किया। बंगाल में 23 जिले, बंबई में 13 जिले, मद्रास में 26 जिले और सिंध में 3 जिलों का निर्माण किया गया। जिलों का प्रशासन डिप्टी कमिश्नरों को सौंपा गया। केंद्रीय सरकार में अनेक नए विभागों की स्थापना की गई। दूसरा, सेना में सुधार कार्य। डलहौजी के समय में कंपनी के राज्य की सीमा पश्चिम की ओर प्राकृतिक सीमाओं तक पहुंच गई थी। अतः उसने मेरठ को सेना का केंद्र बनाया तथा शिमला में सैनिक छावनियां बनवाई। गोरखों को सेना में भर्ती किया गया। सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में विभाजित कर उन्हें एक दूसरे से पृथक पृथक किया गया। तीसरा, रेल, तार एवं डाक विभाग की स्थापना। भारत में सर्वप्रथम रेल बंबई में डलहौजी के काल में चलना आरंभ हुई। डाक व्यवस्था में विद्यमान दोषों को दूर किया गया। टिकट की प्रणाली आरंभ की गई। तार लाइन भी सर्वप्रथम डलहौजी के काल में डाली गई। चौथा, व्यापार के क्षेत्र में सुधार। डलहौजी की व्यापारिक नीति ब्रिटिश व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की थी। डलहौजी ने खुले व्यापार की नीति को अपनाया। व्यापार पर प्रतिबंध हटा दिए गए। उसने बंदरगाहों को विस्तृत एवं विशाल करवाया। परिणाम यह हुआ कि समुद्र तट का संपूर्ण व्यापार अंग्रेजों के अधिकार में हो गया। इससे भारतीय गृह व्यवसाय नष्ट हो गए। पांचवा, सार्वजनिक निर्माण विभाग का संगठन। डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इस विभाग का अध्यक्ष मुख्य अभियंता होता था। इस विभाग को नहरों, सड़कों तथा पुल बनाने का कार्य सौंपा गया। इसके समय ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। गंगा नहर का कार्य इसी के समय पूरा हुआ। इंजीनियरिंग की शिक्षा हेतु रुड़की तथा प्रेसिडेंसियों में कॉलेज खोले गए। छठवां, डलहौजी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कार्य। डलहौजी के समय में शिक्षा संबंधी रिपोर्ट तैयार करने के लिए संसद की एक समिति बनाई गई। इस रिपोर्ट के आधार पर
बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने शिक्षा संबंधी कुछ सिफारिशें भारत में भेजी। ये सिफारिशें इस प्रकार थीं। पहला, तीनों प्रेसिडेंसियों के मुख्य नगरों में लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर विश्वविद्यालय खोले जाएं। दूसरा, शिक्षण संस्थाओं को बिना धार्मिक भेदभाव के अनुदान दिया जाए। तीसरा, जिला प्रशासन के लिए प्रांतों में निदेशक लोक शिक्षण विभाग की स्थापना की सिफारिश की गई। उसकी सहायता हेतु निरीक्षक नियुक्त करने कहा गया। चौथा, प्रारंभिक शिक्षा पर जोर, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना, भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन देना आदि। पांचवा, वर्नाक्यूलर स्कूलों को प्रोत्साहन देना। वुड की सिफारिशों के आधार पर सन 1858 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। सातवां, सामाजिक क्षेत्र में सुधार। डलहौजी ने सामाजिक क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण सुधार करवाए। पहला, 1850 ईस्वी के कानून के अनुसार धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। दूसरा, 1855 ईस्वी में एक दूसरा कानून पास करवाया जिसके अंतर्गत विधवा विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई। इन दोनों सुधारों से भारतीय जनता में बहुत असंतोष उत्पन्न हुआ। आठवां, वैधानिक सुधार। डलहौजी के समय 1853 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट द्वारा भारत में कंपनी प्रशासन में इस प्रकार परिवर्तन हुए। पहला, कंपनी के अधिकारों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ाया गया। दूसरा, कंपनी के संचालकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिस 6 संचालकों का चयन सम्राट द्वारा होना था। तीसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकार बढ़ा दिए गए। चौथा, गवर्नर जनरल के कार्यभार को कम करने के लिए बंगाल प्रांत का शासन उससे ले लिया गया। बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। पांचवा, कानून निर्माण के लिए व्यवस्थापिका समिति की स्थापना की गई। मूल्यांकन। कुछ विद्वान डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हैं। भारतीय रेल, डाक तथा तार व्यवस्था की स्थापना का श्रेय डलहौजी को ही है। रिचर्ड टेम्पल ने डलहौजी की प्रशंसा करते हुए कहा है, एक प्रशासक के रूप में लॉर्ड डलहौजी से इंग्लैंड से भारत आने वाले योग्य व्यक्तियों में से कोई भी उससे आगे निकलना तो क्या, उसकी समानता भी नहीं कर पाया। डलहौजी की हड़प नीति या विलय नीति अथवा साम्राज्यवादी नीति। भारत में गवर्नर जनरल की हैसियत से डलहौजी ने सर्वाधिक अन्यायपूर्ण तरीके से देशी राज्यों को परेशान किया। वह देशी शासकों से घृणा करता था और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का विरोधी मानता था। डलहौजी ने भारत में अपनी नीतियों का क्रियान्वयन इस तरह किया जिससे इंग्लैंड के साम्राज्यवाद के साथ ही आर्थिक हितों की रक्षा की जा सके। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए डलहौजी ने मुख्यतः 3 नीतियों का पालन किया। पहला, निसंतान राजाओं के दत्तक पुत्रों के अधिकार को न मानते हुए उनका राज्य अंग्रेजी राज्यों में मिला लेना। दूसरा, कुशासन के आधार पर देशी राजा को हटाकर राज्य पर अधिकार कर लेना। तीसरा, युद्ध द्वारा राज्य को जीत लेना। हड़प नीति या विलय नीति। डलहौजी ने देशी राज्यों के अधिग्रहण हेतु जिस नीति का क्रियान्वयन किया, इतिहास में उसे विलय का सिद्धांत कहा जाता है। भारतीय परंपरा में सामाजिक मान्यता के अनुसार यदि कोई शासक बिना पुत्र का होता था तो उसे किसी की संतान को गोद लेने का अधिकार था। यह दत्तक पुत्र शासक का वास्तविक उत्तराधिकारी माना जाता था। इस परंपरा को अमान्य करके डलहौजी ने दत्तक पुत्र को अधिकारी मानने से इनकार कर दिया। यदि किसी शासक की मृत्यु बिना वारिस की हो जाती है तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। डलहौजी ने यह भी घोषणा की कि यदि कोई देशी शासक दत्तक पुत्र की कामना रखते हैं तो उन्हें गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी होगी। इस नीति के तहत डलहौजी ने देशी राज्यों की 3 श्रेणी बनाकर विलय नीति का क्रियान्वयन किया। पहला, कंपनी पर आश्रित राज्य। दूसरा, कंपनी के अधीन राज्य।
और तीसरा स्वतंत्र राज्य। डलहौजी ने कंपनी के अधीन राज्यों पर विलय नीति का क्रियान्वयन किया। विलय नीति का अस्पष्ट स्वरूप 1834 ईस्वी में कंपनी के संचालकों के समक्ष आया था, जिसमें उन्होंने निर्णय लिया कि गोद लेने की अनुमति नियम नहीं, अपवाद के रूप में होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह था कि किसी भी देशी शासक के दत्तक पुत्र के अधिकार को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही किसी भी देशी शासक को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लॉर्ड डलहौजी ने इस निर्णय को भारत में लागू किया और सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी ने अनेक देशी राज्यों को कंपनी द्वारा प्रदत्त पेंशन की सुविधा को भी समाप्त कर दिया तथा उनके सीमित अधिकारों में भी कटौती करते हुए शासकों को अधिकार विहीन कर दिया। कुछ राज्यों को उसने कुशासन और भ्रष्टाचार के नाम पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार डलहौजी ने क्लाइव के अभियान को संपूर्णता प्रदान कर विस्तृत भारत को कंपनी के अधीन करने का महान कार्य किया। हड़प नीति का क्रियान्वयन। पहला, सतारा। 1848 ईस्वी में सतारा के शासक शाहजी का दुखद निधन हो गया। निधन से पूर्व उन्होंने वेंकटराव को गोद ले लिया था, जिसे अस्वीकृत करते हुए डलहौजी ने इस आधार पर सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया कि शाहजी ने निधन से पूर्व गवर्नर जनरल से गोद लेने की अनुमति नहीं ली थी। दूसरा, बरार। 1800 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने पेशवा के संभावित आक्रमण के भय से अंग्रेजों से संधि की थी। इसके अनुसार उसने अंग्रेज सैनिकों को अपने खर्च पर राज्य में रखा था। कालांतर में पेशवा के पतन के बाद भी अनावश्यक रूप से अंग्रेजी सेना हैदराबाद में डटी रही। आर्थिक तंगी की वजह से निजाम सैनिक खर्च अदा नहीं कर पा रहे थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए डलहौजी ने 1853 ईस्वी में हैदराबाद के कपास उत्पादन के समृद्ध क्षेत्र बरार को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया। तीसरा, झांसी। 1817 ईस्वी में पेशवा ने झांसी का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया था, जिसे हेस्टिंग्स ने रामचंद्र राव को सौंपकर अनवरत उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान किया था। 1853 ईस्वी में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उसने मृत्यु से पूर्व आनंद राव को गोद ले लिया था। आनंद राव के गोद लेने का समारोह भी आयोजित किया गया, किंतु अंग्रेजों को इसकी सूचना बाद में मिली। फलतः डलहौजी ने आनंद राव को झांसी का शासक मानने से इनकार कर दिया और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर दिया। चौथा, नागपुर। सन 1853 ईस्वी में नागपुर के मराठा शासक रघु जी की मृत्यु हो गई, जो पुत्र विहीन था। उसने गोद लेने की अनुमति गवर्नर जनरल से मांगी, किंतु अनुमति मिलने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई। डलहौजी ने नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया। पांचवा, जैतपुर, उदयपुर। 1850 ईस्वी में जैतपुर, उदयपुर व संबलपुर के शासक की मृत्यु हो गई, जो निसंतान थे। फलतः बिना किसी विरोध के डलहौजी ने इन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। छठवां, पेंशन व पदवी की समाप्ति। लॉर्ड डलहौजी ने साम्राज्यवाद का अनुसरण करते हुए 1852 ईस्वी में नाना साहब को पेंशन देने व पेशवा स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। इसी प्रकार कर्नाटक के अजीम शाह की पेंशन व पदवी 1853 ईस्वी में समाप्त कर दी गई। अजीम शाह गौस मोहम्मद का उत्तराधिकारी था, जिसकी मृत्यु 1853 ईस्वी में हो गई थी। तंजौर के शासक की मृत्यु 1855 ईस्वी में हो जाने से डलहौजी ने समूचे राज्य अधिग्रहण कर लिया, चूंकि राजा निसंतान था। इस प्रकार डलहौजी ने अपने शासनकाल में समूचे भारतवर्ष को एक प्रशासन व नक्शे में समाहित करने में सफलता प्राप्त की। सातवां, अवध पर अधिकार। अंग्रेजों का ध्यान अवध की ओर अंतिम समय में गया। इस प्रांत से अंग्रेज सदैव उपहार प्राप्त करते रहे और अपने समर्थक व्यक्ति को नवाब बनाते रहे। नवाब ब्रिटिश संरक्षण में राजकाज भूलकर अपनी सुविधा तक ही सिमट गए थे। अवध एक ऐसा प्रांत था जिसकी संपन्नता अंग्रेजों के आकर्षण का कारण थी। फलतः 1856 ईस्वी में अव्यवस्था व कुशासन तथा भ्रष्टाचार के नाम पर डलहौजी ने अवध प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। आठवां, पंजाब पर अधिकार। लॉर्ड डलहौजी के काल में सिखों के साथ 1848 से 1849 ईस्वी में युद्ध हुआ।
इसमें सभी स्थानों पर सिखों को पराजय का मुंह देखना पड़ा तथा पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार डलहौजी ने भारत में साम्राज्यवादी का ऐसा नग्न प्रदर्शन किया जिससे सैकड़ों वर्षों से सुप्त भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत हो गए। राष्ट्रवाद भारतीयों की एक नवीन प्रवृत्ति थी। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।